start recording. Okay. जैसा मैंने आपको बोला वैसा ही था। जिस हिसाब से मैंने बोला वैसे ही आपको मैंने कहा था कि मैं 6 क्लास इंट्रोडक्शंस के दूंगा। तो ये 6th लेक्चर है आपके इंट्रोडक्शंस का, और ये इंट्रोडक्शंस आपके 6 लेक्चर जो इंट्रोडक्शंस के हैं, अब आप समझ रहे होंगे। अगर आपने ध्यान से देखा होगा तो ये 6 लेक्चर में आपको जीएसटी बहुत कुछ कवर कर दिया गया। मैंने एक तरीके से जीएसटी को डिफाइन किया गया कि जीएसटी है, ठीक। तो हमने जब किया तो हमने देखा सेक्शन 1 में नेम एक्सटेंट एप्लीकेबिलिटी है, सेक्शन 2 में डेफिनेशन है, सेक्शन 3, 4, 5, 6 में एडमिनिस्ट्रेशन है, सेक्शन 7 में सप्लाई है, 7(1)A एसटीडी बिल आ रही है, B+C करण अर्जुन के होने की बात की गई है। 7(1)B में इंपोर्ट ऑफ सर्विस B है तो बोला मुझे C दे दो। 7(1)C में C बोला मुझे केवल B दे दो। RBI PA R for relative and distinct person. Permanent disposal of business asset. Permanent disposal of business asset if ITC was taken earlier than your import of service from relative and distinct person, principal to agent, agent to principal. फिर आगे बढ़े तो उन्होंने कहा 7(1)A में क्लासिफिकेशन है, दैट इज द शेड्यूल 2 एंड नेगेटिव लिस्ट 7(2). नेगेटिव लिस्ट में एम्प्लॉय को सर्विस है, ट्राइब्यूनल या कोर्ट अगर आपको सर्विस है, अगर एमपी एमएलए मेंबर ऑफ पंचायत या म्युनिसिपलिटी आपको सर्विस है, गवर्नर दे, पीएम दे, सीएम दे, आपको क्या कहते हैं इसको, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया दे, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया दे, कंट्रोलर ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया सर्विस दे, यू आर ए डायरेक्टर और चेयरपर्सन ऑफ एज ए चेयरपर्सन अगर आप सर्विस देते हैं IM माने इंडियन मेडिकल एसोसिएशन को, यूपीएससी को, एसएससी को, ये सब नेगेटिव लिस्ट में। अलविदा नेगेटिव लिस्ट में है। एक्शनेबल क्लेम अदर देन लॉटरी बेटिंग एंड गैम्बलिंग है, लॉटरी बेटिंग गैम्बलिंग पे जीएसटी लगेगा। और फिर आपका छठा आइटम क्या था, सेल ऑफ लैंड एंड बिल्डिंग, उसमें बिल्डिंग में कुछ कहानी मैंने बताई। सेक्शन 8 कहता है 2 or more taxable supply in conjunction continuation which are naturally bundled, then this is a composite supply, then principal supply को देखेंगे। mixed supply कहता है 2 or more supply in conjunction continuation which are not naturally bundled, then highest rate को देखेंगे। सेक्शन 9(1) forward charge, 9(2)(5) petroleum product अभी नहीं, 9 subsection to reverse charge mechanism where recipient is liable to pay GST, and the same with the 9(4) is RCM। 9(5) becomes very important, the specific service are given in 9(5). specific service का मतलब हो गया होटल एकोमोडेशंस की बात की, एकोमोडेशंस की बात की गई है, तुम्हारे हाउस कीपिंग की बात की गई है, उसमें आपके ट्रांसपोर्टेशन की बात की गई है, और आपका जोमेटो और स्विगी की बात की गई है। फिर सेक्शन 10 में गए तो वहां पे कंपोजिशन स्कीम है। इफ करंट ईयर में आप इस स्कीम को ऑप्ट कर सकते हो अंडर सेक्शन 10(1) अगर प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर में आपका एग्रीगेट टर्नओवर लेस देन इक्वल टू 1.5 CR, या फिर मूसाभाई मेक माई ट्रिप टू नागालैंड, मूसाभाई के केस में लेस देन इक्वल टू 75 लाख है। 10(2)A जो है एक्सक्लूसिवली सर्विस प्रोवाइडर के लिए, अगर इमीडिएटली प्रीसीडिंग प्रीवियस ईयर में आपका टर्नओवर 50 लाख और 50 लाख से कम है तो आप इस साल इस स्कीम को ऑप्ट कर सकते हैं। और जो 10(1) की स्कीम है वो आपकी केवल ट्रेडर के लिए, मैन्युफैक्चरर के लिए है, पर मैन्युफैक्चर में पीटा बी को छोड़ के है, पीटा बी को छोड़ के है, और उनको ठीक है, और उनके लिए सर्विस रेस्टोरेंट के लिए, अदर देन के लिए नहीं। चलिए फिर आगे बढ़े। 11 में एग्जाम्पशन है, 12 और 10 में टाइम ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज है, और सेक्शन 14 में चेंज इन द रेट है, सेक्शन 15 में ट्रांजैक्शन वैल्यू है। 15(1) ट्रांजैक्शन वैल्यू मींस प्राइस एक्चुअली पेड और पेबल फॉर द supply of goods or services in provide between unrelated party and price is the sole consideration। 10(2)A any type of taxes or duties की बात करता है, और 10(2)B any payment made by the recipient on behalf of supplier की बात करता है। 15 subsection 2 clause C incidental expenses की बात करता है। 15 subsection 2 clause D फीस एंड इंटरेस्ट की बात करता है, और ई सब्सिडी की बात करता है अदर देन गवर्नमेंट सब्सिडी। सेक्शन 16, 17, 18 से लेकर 21 इनपुट टैक्स क्रेडिट के लिए, समझ रहे हो, परचेस करते जो टैक्स होगा उसका क्रेडिट मिलेगा, उसमें आप सीजीएसटी का भी क्रेडिट है, आईजीएसटी का भी, एसजीएसटी का भी, यूटीजीएसटी का भी है। सेक्शन 22 नॉट लाइबल फॉर रजिस्ट्रेशन के लिए है कि अगर आपका टर्नओवर 10 लाख के ऊपर मेक माई ट्रिप टू नागालैंड तो आपको रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा। मूसाभाई पीटी के टीचर के लिए 20 लाख के ऊपर है, चाहे गुड्स हो या सर्विस हो, और अगर आप एक्सक्लूसिव गुड में सप्लाई करते हो रेस्ट ऑफ इंडिया में 40 लाख के ऊपर है, पर 40 लाख का प्रोविजन पीटा बी के लिए नहीं है, ठीक है। फिर सेक्शन 23 बोलता है एग्रीकल्चर इंगेज इन सप्लाई ऑफ प्रोड्यूस टू द एक्सटेंट ऑफ कल्टीवेशन ऑफ प्रोड्यूस नहीं करने के पड़े। एनी जो नॉन टैक्सेबल
गुड्स है जाए 5 पेट्रोलियम प्रोडक्ट, अल्कोहलिक लीकर या नील रेटेड तुम्हारा एग्जाम सप्लाई है उसके लिए नहीं, एक्सक्लूसिव वगैरह उसी में एंगेज है तो रजिस्ट्रेशन करा के क्या करोगे। और 23 बोलता है ऐसा सप्लाई आप एक्सक्लूसिव कर लो जिसमें केवल आरसीएम आएगा, तो सप्लायर रजिस्टर करा के क्या करेगा। सेक्शन 24 बोलता है कंपल्सरी रजिस्ट्रेशन की बात करते हैं, इंटरस्टेट सप्लाई गुड्स एंड सर्विस गुड्स करोगे तो करना पड़ेगा, सर्विसेज के केस में लिमिट है। फिर उन्होंने सेकंड में कहा कि भाई अगर आप कैजुअल टैक्सेबल पर्सन हो या नॉन रेसिडेंट टैक्सेबल पर्सन हो, इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर है, एजेंट हो, किसी भी नाम के एजेंट हो, ये अगर आप ई कॉमर्स के थ्रू गुड्स की सप्लाई कर रहे हो, अगर आपको ई कॉमर्स ने अपॉइंट किया है टू पे द टैक्स ऑन बिहाफ ऑफ देम, या फिर ई कॉमर्स ऑपरेटर अगर ई कॉमर्स ऑपरेटर अगर सप्लाई करता है तो उनको भी कराना पड़ेगा अगर वो टीसीएस टैक्स डिडक्ट करते हैं तो। फिर उन्होंने कहा ऑनलाइन इंफॉर्मेशन डेटा एसेस रिट्राइवल, ऑनलाइन एसेस डेटा एसेस रिट्राइवल वालों के लिए भी है, उनको भी कराना पड़ेगा। ठीक है भाई, उनको भी कराना ही पड़ेगा। हो गई बात खत्म। फिर उसके बाद हम चले गए सेक्शन 25 में, प्रोसीड्यूर के 30 दिन के भीतर ही आपको एप्लीकेशन करा लेना चाहिए। अगर करा लोगे तो एप्लीकेशन का इफेक्टिव डेट ऑफ ग्रांट हो जाएगा, और नहीं कराओगे तो करा लोगे तो डेट ऑफ लाइबल हो जाएगा, नहीं कराओगे तो डेट ऑफ ग्रांट से होगा। वन स्टेट वन सिंगल रजिस्ट्रेशन, मल्टीपल रजिस्ट्रेशन आप करा सकते हो। ठीक है, चलो उसके बाद हम पहुंचे थे स्पेस सेक्शन 26 ड्यूम रजिस्ट्रेशन, अगर आप एसजीएसटी में रजिस्टर कराते हो ड्यूम टू बी रजिस्टर्ड इन सीजीएसटी। सेक्शन 27 आपका कहा गया कि स्पेशल प्रोविजन पेनाल्टी पे सिटी पे जिन लोगों को पास कहीं पे भी बिजनेस कमेंस करने के 5 दिन पहले उनको रजिस्ट्रेशन करा लेना पड़ता है। 28 जो है अमेंडमेंट है, ना डॉक्टर ना कोड चेंजेस और नॉन कोड चेंजेस की बात की गई है। सेक्शन 29 में कैंसिलेशन की बात की गई है, सेक्शन 30 में रिवोकेशन की बात की गई है। आज तुम कैसे आ गए कुणाल भाई? तुम तो ऐसा, अब तो पता ही नहीं चलता कि तुम मेरे स्टूडेंट हो कुणाल। शुरू में लगा था हाँ अच्छे हो, जोड़ी जमेगी, और ऑल ऑफ ए सडन आप गायब हो गए। फिर बातें करने लगे, ये रेगुलर लीजिए वो रेगुलर लीजिए, और याद नहीं आई होगी अभी, अभी मतलब मोटा मोटी। चलिए छोड़ दीजिए, अभी तक मैं उम्मीद करता हूं आप लोगों को सब कुछ याद हो गया कि नहीं हो गया। पहले 5 लेक्चर में आपको याद हुआ कि नहीं हुआ, 2 इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और जहां तक अभी जब है ना, नहीं है दे दो बेटा, इधर नहीं है, इधर होता तो मैं इतनी बात थोड़ी बोलता बच्चा, इतनी बात क्यों बोलता बता। कुछ लोगों से प्यार रहता है, नहीं आते तो धीरे धीरे पहले 1-2 दिन सोचता हूँ, 3-4 दिन बोलता हूँ, फिर धीरे धीरे बोलना बंद कर देता हूँ। अपने तो नहीं हो ना, वो तो पराए, कितना अपना जोर चलाऊंगा। आइए, सेक्शन 31, 32, 33, 34, 4 ही सेक्शन तो है। पूरा दिमाग में फिट हो गया सिपम? तुम लोग को देख के लगता नहीं है, मतलब इतना डल बैच, सोचो किस लेवल में क्लास कर रहे होगे तुम लोग। अगर कभी जीएसटी कभी देखने का मत, डीटी तो छोड़ दो, उसकी तो मैं कभी किसी से कंपैरिजन नहीं करूंगा। अगर जीएसटी भी अगर कल देखोगे तो जीएसटी अगर आप लोग किसी का देख लोगे ना, शुरू का 5 लेक्चर बेहोशी आ जाएगी, लगे क्या पढ़ रहे हैं जीएसटी में। और अभी ये जो शुरू के 5 लेक्चर के उसमें ये होगा क्या पढ़ रहे हैं, सब कुछ तो है, यही तो जीएसटी है। ठीक है, पहले तकलीफ होती थी, अब आजकल तकलीफ नहीं होती है, क्योंकि मैं एक्सपेक्टेड लाइन पे ही तुम लोग रहते हो। हाँ, कभी कोई कुछ बोल देता था, अरे ये लड़का ऐसे कैसे बोल दिया, वाह इसको बहुत अच्छा लग रहा है। चलिए, सेक्शन 31, 32, 33, 34 इग्नोर इट। आइए, सेक्शन 31 में हम टैक्स इनवॉइस के बारे में पढ़ेंगे, याद रखना।
जब भी कोई आप टैक्सेबल सप्लाई करोगे, ठीक है ना, जब भी आप टैक्सेबल सप्लाई करोगे अपने दिमाग में रखो, क्योंकि आपका इसके बाद जीएसटी स्टार्ट हो जाएगा, तो आप अपने दिमाग में डाल के रखो कि जब भी मैं बोलूंगा मैं टैक्सेबल सप्लाई कर रहा हूं तो मैं क्या इशू करूंगा, टैक्स इनवॉइस। अगर मैं और वंदना वंदना अगर मैं बंधु अगर टैक्सेबल सप्लाई कर रहे हैं तो हम टैक्स इनवॉइस करेंगे। उसी जगह अगर शिवम एग्जाम सप्लाई कर रहा है, अब आपके दिमाग में आ रहा है एग्जाम सप्लाई, तो मैं तुम्हें सप्लाई के बारे में दो चीज दूंगा। देखो सप्लाई, सप्लाई बेसिकली तीन तरीके का कैटेगराइज किया गया है। एक को हम लोग बोलते हैं टैक्सेबल सप्लाई, ये तो सबको पता है। एक को बोलते हैं जीरो रेटेड। जीरो रेटेड का मतलब हो गया, बताया था ना, एक्सपोर्ट। और एक को हम बोलते हैं एग्जेम्प्ट सप्लाई। ये तीन तरीके की सप्लाई है। पर एग्जेम्प्ट सप्लाई एग्जैक्टली होती क्या है? एग्जेम्प्ट सप्लाई का मतलब होता है नील रेटेड सप्लाई। होली एग्जेम्प्ट सप्लाई, अंडर सेक्शन 11। और एक होते हैं नॉन टैक्सेबल सप्लाई। तो कहने का मतलब है अगर आप ये दो सप्लाई कर रहे हो या ये कर रहे हो, अगर आप ये सप्लाई कर रहे हो तो आपको टैक्स इनवॉइस रेज करना पड़ेगा। और अगर एग्जाम सप्लाई कर रहे हो तो आप बिल ऑफ सप्लाई इशू करोगे। क्या इशू करोगे? बिल ऑफ सप्लाई। ध्यान रहेगा। क्या बनता ना, समझा नहीं। एकदम नहीं, भूल के भी नहीं। याद रखना, ये जो बिल ऑफ सप्लाई है ये एग्जाम सप्लाई वाले एंड एग्जाम सप्लाई वाले करेंगे। और बिल ऑफ सप्लाई और कौन इशू करेगा? अंडर सेक्शन। और कौन इशू करेगा? अंडर सेक्शन 10 वाले करेंगे। जो बिल ऑफ सप्लाई करेंगे उनको अधिकार नहीं है टैक्स कलेक्ट करने का। पहले से अपने दिमाग में डाल लेना। कभी जिंदगी में बिल ऑफ सप्लाई का मतलब जीएसटी का गेम ही खत्म हो गया। जीएसटी पिक्चर में ही नहीं रहेगी। तो टैक्स इनवॉइस कौन रेज किया? समझ आ गया, टैक्सेबल सप्लाई जो करेगा। यहां लिखता है, सॉरी, अनरजिस्टर्ड पर्सन। अब बताओ, अब जब मैं लिख रहा हूं अनरजिस्टर्ड पर्सन, तब तुम्हारे दिमाग में बल्ब जल गया। अनरजिस्टर्ड पर्सन शैल नॉट कलेक्ट जीएसटी। शैल नॉट कलेक्ट जीएसटी। ओके। हाँ प्रत्यंश से मैसेज विजिबल हो रहा है, तू आराम से करना, तुमको तो जीएसटी आता है, तू पढ़ना है। जाएगी कहाँ? बैठ 1-1.5 घंटे मजे कर। एक बात में तो देखना ही है सारा लेक्चर, अब बैठ के मस्ती कर। तो नहीं रहती है तो अच्छा नहीं लगता है। ये लोग बक बक नहीं करती है, तुम थोड़ा बक बक करती हो, क्लास का माहौल बना रहता है। ठीक है। तो सेक्शन 31 क्या कह रहा है? टैक्स इनवॉइस। सेक्शन 32 ये तो बहुत बार बोल दिया कि अनरजिस्टर्ड पर्सन शैल नॉट कलेक्ट। अब अनरजिस्टर्ड माने जो सेक्शन 22 में रजिस्टर्ड नहीं है, जो सेक्शन 24 में भी रजिस्टर्ड नहीं है, और जो सेक्शन 25(3) में भी रजिस्टर्ड नहीं है। अल्लाह, यानी कि अनरजिस्टर्ड का मतलब क्या? अब तो खून में है। अनरजिस्टर्ड का मतलब क्या? अनरजिस्टर्ड का मतलब नॉट रजिस्टर्ड
अंडर सेक्शन 22, 24 सॉरी 24 एंड 25 से ना तो वो लाइबल है, ना कंपल्सरी है, ना वॉलेंटरी है। तो अनरजिस्टर्ड पर्सन क्या जीएसटी, अनरजिस्टर्ड पर्सन क्या जीएसटी कलेक्ट कर सकते हैं? नहीं, यानी कि ओनली रजिस्टर्ड पर्सन कैन कलेक्ट द जीएसटी। बोला यस सर। 33 क्या बोलता है? 33 बोलता है रजिस्टर्ड पर्सन जो भी होंगे, ये रजिस्टर्ड पर्सन है। बोला हाँ। रजिस्टर्ड पर्सन शैल क्या करेगा? वो रजिस्टर्ड पर्सन कलेक्ट टैक्स। तो मुझे भी पता है कि रजिस्टर्ड पर्सन ही टैक्स कलेक्ट करेगा एज पर लॉ, जो लॉ में बनाया गया एज पर लॉ। ठीक है सर। एंड सेकेंड, टैक्स कलेक्टेड, जो भी रजिस्टर्ड पर्सन टैक्स कलेक्ट करेगा, बोला हाँ कलेक्ट किया, shall be indicated separately, shall be indicated। ये सब चार्ट में बाद में नहीं बनाऊंगा, पहले बता देता हूं, सीधा यहीं से रेफर करके वहां बनवा दूंगा। याद रखना, ये सब चार्ट बाद में नहीं बनेगा। तो कलेक्शन ऑफ टैक्स एज पर लॉ, टैक्स कलेक्टेड shall be indicated separately, टैक्स कलेक्टेड shall indicated separately। और 34 में क्या है? तो इतना जल्दी कैसे लिख लेता है? डेबिट नोट, नारायण, क्रेडिट नोट, तुमको सब आता है? ये हो गया डेबिट नोट एंड क्रेडिट। सेक्शन खत्म। अगर आप ये सोचोगे कि इसके बाद मैं रिटर्न स्टार्ट करूंगा, नहीं, रिटर्न के सेक्शन पहले लिखा दिए मैंने। 37 GSTR1, 38 GSTR2, 39 GSTR3B, सेक्शन 40 पहला रिटर्न, 41, 42, 43 मैचिंग ऑफ आईटीसी, सेक्शन 44 एनुअल रिटर्न GSTR 9A, 9B, 9C, सेक्शन 45 में फाइनल रिटर्न GSTR 10। उसके बाद साइड में मैंने लिखा दिया था GST4 कंपोजिशन वालों के लिए, GST5 एनआरटीपी वालों के लिए, GST6 आईएसडी वालों के लिए, GST7 टीडीएस वालों के लिए, GST8 टीसीएस वालों के लिए। ओके, डेबिट नोट एंड क्रेडिट नोट हो गया। ये आपका सेक्शन है। अब देखो, ध्यान से देखना, ध्यान से देखना, बड़ा मजेदार, मजा आ जाएगा आप लोगों को। बोला क्यों? अरे सुपर मजा आने वाला। ध्यान से देखो। कभी कभी लगता है नारायण स्टूडेंट ही नहीं है। 46, 47, 48, 49, 50, 46, 48, 49, 46, 47, 48, नहीं 46, 47, 48, नहीं 46 क्या, 46 भी तो है। 46, 46 से 47, 48, 49, 49, 49 भी है, 50, 51, 52, 53, 54। चलिए, ये रूल है। ये रूल है। रूल नंबर 46, 47 नहीं, 46A, 47, 46, 46 है, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, वन छोड़, अभी लिख ले। 46 कहता है एक जो इनवॉइस आप इश्यू करते हो उसके कंटेंट क्या होंगे। कंटेंट ऑफ इनवॉइस, अगर आप कभी सामान लेने गए हो, लैपटॉप वैपटॉप कभी खरीदे हो,
लैपटॉप वैपटॉप खरीदे हो तो आपने देखा होगा आपको एक इनवॉइस मिला होगा। आपको एक इनवॉइस मिला होगा। इनवॉइस के ऊपर ऑन द टॉप में देखा करो लिखा मिडिल ऑफ द टॉप, जो पेपर होता है पीस ऑफ पेपर जो इनवॉइस का मिडिल ऑफ द टॉप में टैक्स इनवॉइस दिखा रहता है। लेफ्ट हैंड साइड में, राइट हैंड साइड में डेट होती है, लेफ्ट में सीरियल नंबर होता है, फिर उसके नीचे सप्लायर का नाम होता है, उसका जीएसटीआईएन नंबर होता है, उसका एड्रेस होता है, फिर बायर का नाम होता है, जीएसटीआईएन नंबर होता है, उसके बाद सीरियल नंबर होता है, उसके बाद वो होता है आपका पर्टिकुलर्स होता है क्या सामान है, एचएसएन कोड होता है, उसके बाद रेट होती है, फिर क्वांटिटी होती है, टोटल होता है, फिर जीएसटी होता है, फिर सिग्नेटरी होता है। ये सारी चीजें वही कंटेंट ऑफ इनवॉइस है। ये सब तो मिनिमम इनवॉइस में होने ही चाहिए ये कंटेंट। यही सेक्शन रूल नंबर 46 बताएगा। अच्छा 46 से बताइए। 46 से क्या बोलता है? इनवॉइस कम बिल ऑफ सप्लाई। ये कह रहे हैं कि मान लो एक सप्लायर है जो टैक्सेबल सप्लाई भी करता है और एग्जाम सप्लाई भी करता है, तो क्या अलग अलग करेगा? नहीं, एक में ही कर सकता है। टैक्सेबल और एग्जाम को एक ही में कर सकता है, इसलिए उसको इनवॉइस कम बिल ऑफ सप्लाई कहते हैं। टाइम लिमिट ऑफ टाइम लिमिट ऑफ क्या कर माने रूल नंबर क्या था? टाइम लिमिट ऑफ इशूइंग इनवॉइस। ये मैं आपको इसलिए बता रहा हूं, इंपॉर्टेंट है ये, वेरी इंपॉर्टेंट। इसलिए ये इंपॉर्टेंट है सेक्शन 12 एंड 13 के लिए। इसके बिना सेक्शन 12 एंड 13 नहीं बनेगा। माने सेक्शन 12 और 13 पूरे के पूरे इसके ऊपर डिपेंड हो जाता है, टाइम लिमिट के ऊपर। अच्छा, इसी पे पूरा सेक्शन ही बना। 12 13 इज डिपेंडेंट ऑन सेक्शन 31। मैनर issuing invoice, bill of supply. 49 is a bill of supply. 50 is receive voucher। जब कोई पैसे मिले तो सामने वाले को वाउचर इशू करते हैं। जब तुमने एडवांस मुझे पैसे दिए तो मैं तुमको क्या दूंगा? रिसीव वाउचर। मान लो कि मैंने तुमको सप्लाई नहीं दी तो सामने वाला बंदा बोला मेरे पैसे वापस करो, तो जब तुम वापस करोगे तो उसे कहेंगे रिफंड वाउचर। कि अभी पेमेंट करते हो तो उसे कहते हैं पेमेंट वाउचर। ये सब रूल के हिसाब से बने गए हैं। 50 51 52 रिसिप्ट वाउचर, रिफंड वाउचर, पेमेंट वाउचर। 53 क्या होगा? पेमेंट इनवॉइस। पेमेंट इनवॉइस। 54 इनवॉइस का ही सेक्शन है। इनवॉइस इन स्पेशल केसेस। ओके। 55 इज डिलीवरी चालान। ये हो गया आपका चैप्टर का इंट्रोडक्शन। ठीक है। और प्रत्यान से टैक्स का पेपर देख के तुम्हें सुकून लगा? तो बस वेट करने को छोड़ के कोई ऑप्शन है तो बता दे।
हाँ, बहुत मजा आएगा शिवम। जैसे मैं यूज करता हूँ, 4 कलर अगर होंगे ना, तो हमेशा याद रखना, लाइफ में रेनबो इज अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। रेनबो देख के दिल में एक अच्छी खुशी होती है। तो आप जब कॉपी लिख रहे हो, नोट्स बना रहे हो, विद 4 और 5 कलर्स इज बिकम ए रेनबो, एंड रेनबो ऑलवेज गिव्स ए प्लेजर। हर कलर का अपना अपना होता है, आंखों को भी अच्छा लगता है, दिल में भी बैठता है। एक ही पेन से लिखे जा रहा हूँ, क्या फायदा है। चलो। यस सर, चलिए। किसी को ये कॉपी नोट्स दिखा मत देना कि ये हमारे विक्रम सर ने इंट्रोडक्शन में पढ़ा है, वो बेहोश हो जाएगा। उसके मुंह से एक ही चीज निकलेगा कि हमने तो ये पूरा चैप्टर पूरे में ये नहीं पढ़ा है। यस बंधु, गारंटी है, वो यही बोलेगा हमने तो पूरा सिलेबस में ये सब नहीं पढ़ा। कहाँ पढ़ा है? अब तुमको याद हो गया? बोला हाँ, तुम बोला हाँ याद हो गया, याद तो पहले ही हो गया था। ये क्या है देखो, मिड ऑफ द टॉप इनवॉइस, मिड ऑफ द टॉप में इनवॉइस वर्ड लिखा रहेगा। सीनियर को दिखाया था। इधर अपने डेट लिख देंगे, किस तारीख को इनवॉइस इशू हुआ। यहाँ पे सीरियल नंबर लिख देंगे, 000241। ठीक। यहाँ पे सप्लायर का नाम लिखेंगे, वीवी एंड कंपनी प्राइवेट लिमिटेड। एड्रेस लिख देंगे, फोन नंबर मत लिख देना। GSTIN लिख देंगे, गुड्स एंड सर्विस टैक्स। ठीक है, ये आ गया नेम। किसका नेम? रिसिपेंट का नेम। रिसिपेंट का एड्रेस। GSTIN नंबर, इफ अगर है तो। हो सकता है ना रिसिपेंट के पास ना हो, ऐसा भी हो सकता है। ठीक है। कुछ फीलिंग आ रही है तुम लोगों को? कुछ फीलिंग आ रही है? हाँ, आ रही है सर। ये सब कुछ याद आ रहा है देख के? अरे देखो वो इनवॉइस का मैंने परफॉर्मा बना दिया है, जो तुम कभी देखते नहीं, आज की अगली बार से देखना इसको। ये आपका नंबर होता है, 1 2 3 4। ये डिस्क्रिप्शन होता है, डिस्क्रिप्शन। जैसे गुड्स है तो मैं गुड्स का ही परफॉर्म बना रहा हूँ। HSN कोड होता है, फिर क्वांटिटी होती है, फिर रेट होता है,
रेट, क्वांटिटी, रेट मतलब टैक्स रेट नहीं, अमाउंट होता है। हो गया। फिर यहाँ पे आता है टोटल। फिर यहाँ पे आता है जीएसटी। जीएसटी के ब्रेक अप कर सकते हो, जैसे हो सकता है लोकली हो तो सीजीएसटी आईजीएसटी लिखा रहेगा, ये भी लिखा रहेगा। फिर यहाँ पे एक सिग्नेचर आता है। खत्म हो गया। अभी करो तो, नोटिस तो अभी तुरंत करो। हो गया। ये हो गया आपका टैक्स इनवॉइस। ठीक है ना, ये रूल नंबर 46 है। ठीक है, इसमें और भी कुछ ऐड हो जाती है, जैसे मैंने कुछ चीजें और ऐड हो जाती है, जैसे प्लेस ऑफ सप्लाई, कहाँ पे सप्लाई करनी है वो भी ऐड दे देता है, बट ठीक है। ये पूरा दुकान का बिल बना दिया। अगर आपको कंटेंट लिखने आ जाए, मान लो किस्मत अच्छी हुई, कंटेंट लिखने आ गया, तो कैसे लिखोगे? सब सोचो कैसे लिखोगे, याद मत करना इसको, ऐसे बस चार्ट को याद रखना। अच्छा सर ने ऐसा बनाया था, देखो कैसे लिखो। पॉइंट ए, tax invoice, the word tax invoice in the top mid of the top, then name of the supplier, address of the supplier, GSTN of the supplier, consecutive serial number, date of issue, the name of the recipient, address of the recipient, GSTN recipient if there, then description of the goods, then HSN code of the goods, quantity of the goods, rate of the goods, transaction value, amount of the goods, yani value of the goods, then GST, and authorized signatory, place of removal, खत्म। हो गया। चले, मजेदार, दिल खुश हो गया मेरा भी, इनफैक्ट मेरा भी दिल खुश हो गया। रूल नंबर 46 के बाद क्या है? रूल नंबर 48। रूल 48, मैनर ऑफ इशूइंग इनवॉइस। ये तो आपको पता ही होगा, 100% पता होगा। बोला नहीं हमने तो नहीं पता, अभी पता चल जाएगा, डोंट वरी। मैनर ऑफ इशूइंग इनवॉइस, गुड्स के केस में, सर्विसेज के केस में। एक होता है ओरिजिनल, एक होता है डुप्लीकेट, एक होता है ट्रिप्लीकेट, जानते हो ना? सर्विस के केस में एक होता है ओरिजिनल और एक होता है डुप्लीकेट। ओरिजिनल किसके लिए होता है? रिसिपेंट के लिए। डुप्लीकेट किसके लिए होता है? ट्रांसपोर्टर के लिए। ट्रिप्लीकेट किसके होता है? सप्लायर के लिए। सर्विस में तो ट्रांसपोर्टर की जरूरत ही नहीं है, रिसिपेंट के लिए एंड सप्लायर के लिए। ये जानते हो तुम? ये जानते हो तुम?
जो सीरियल नंबर, ध्यान से देखना, एक चीज लिखा, जो सीरियल नंबर ऑफ इनवॉइस है, क्योंकि सीरियल नंबर ऑफ इनवॉइस आपको कंजिक्यूटिव इनवॉइस इशू का सीरियल नंबर होगा। ये जो सीरियल नंबर ऑफ इनवॉइस आप इशू करते हो, इशू ड्यूरिंग मंथ, क्योंकि कई मंथ में जमा, तो कभी मंथली रिटर्न जमा होता है, या फिर कभी कभी क्वार्टर रिटर्न जमा होता है, क्वार्टरली भी रिटर्न जमा होता है, मंथली भी रिटर्न जमा होता है। ये सारा इनवॉइस सीरियली नंबर शैल बी फर्निश्ड, इसको आपको सारा सीरियल नंबर क्या करना पड़ेगा, सीरियल नंबर ऑफ इनवॉइस इशू ड्यूरिंग मंथ एंड क्वार्टर शैल बी फर्निश्ड इलेक्ट्रॉनिकली, आपको सबमिट करना पड़ेगा इलेक्ट्रॉनिकली इन फॉर्म GSTR 1। आपको ये सारा इंफॉर्मेशन, जो भी आपका सीरियल नंबर ऑफ इनवॉइस है, चाहे आप मंथली इशू करो, कभी मंथली कभी क्वार्टरली, जो भी हो, आपको फॉर्म GSTR 1 में ये पूरा इलेक्ट्रॉनिकली, मैंने कहा ना पूरा GST इलेक्ट्रॉनिकली है। आपको मैं बता देता हूं, ये दोनों ही क्वेश्चन, ये जो मैनर ऑफ इशूइंग इनवॉइस और टैक्स इनवॉइस, दिस वाज द फर्स्ट क्वेश्चन इन द CA फाइनल इन May 18। CA फाइनल के May 18 के पेपर में सबसे पहला क्वेश्चन जो आया था, May 18 का पेपर में आया था कि भैया May 18 CA फाइनल का पेपर था, CA फाइनल का पेपर में May 18 में क्वेश्चन आया था, कंटेंट ऑफ इनवॉइस एंड मैनर ऑफ इनवॉइस, रूल नंबर 46 एंड 48। अब सोचो कितना मजा आता होगा। May 18 का क्वेश्चन, अब तो देखो गाड़ी बहुत आगे जा चुकी है, क्या बताऊं। एक सेकंड, एक सेकंड रुकना। हाँ, इनवॉइसिंग की लिमिट तुम लोग के लिए मई में चेंज कर रहा है इंस्टीट्यूट, देख रहा हूं। आगे 5 करोड़ आगे चेंज हो गया, मैंने बोला तो चेंज हो गया। एमसीक्यू तो बच्चा लोग का चीज है। ध्यान से देखना, ई इनवॉइस ऐसे पत्तन से बता सकती है वो मैं बैठा रहता हूँ सामने तो लगता है फीलिंग रहती है और कुछ नहीं, वो फीलिंग वाली बात है, जस्ट परसेप्शन से। ये पत्यांशी बता सकते हैं, पत्यांशी को पता होगा क्योंकि अभी एग्जाम दे के आई है। ई इनवॉइस और इनवॉइस हम जीएसटी के लास्ट में पढ़ते हैं, जब खत्म होने की बात आती है तब हम लोग जीएसटी के लास्ट में पढ़ते हैं ई इनवॉइस। तो ई इनवॉइस का मतलब इलेक्ट्रॉनिक इनवॉइस। मैं आपको शुरू में आज ही बता देता हूँ, कोई तुमसे पूछे तो पता होना चाहिए कि ई इनवॉइस होता क्या। इनवॉइस इशू करते हैं तो फिक्स ही है। अब ई इनवॉइस का भी कॉन्सेप्ट आ गया है कि सप्लायर एंड रिसिपेंट, जो सप्लायर एंड रिसिपेंट है बोथ आर रजिस्टर्ड, बोथ आर रजिस्टर्ड। सप्लायर रिसिपेंट बोथ आर क्या हो गया, रजिस्टर्ड हो गए। अगर बोथ आर रजिस्टर्ड है, इसका मतलब ही समझ में ले लो, तुम लोग आज से समझ लो, ये B2B सप्लाई है। समझ गए, बिजनेस टू बिजनेस। आर यू क्लियर? कौन सी सप्लाई है? ठीक है, सप्लायर और रिसिपेंट दोनों ही क्या है, रजिस्टर्ड है। तो मैं भी रजिस्टर्ड, ओम भाई भी रजिस्टर्ड, तो इसका मतलब मैं रजिस्टर्ड बिजनेस कर रहा हूं, भाई रजिस्टर्ड बिजनेस कर, B2B सप्लाई इसी को बोलते हैं।
और एक सप्लाई होती है B2C। B2C का ना सीधा कंज्यूमर, कंज्यूमर रजिस्टर थोड़ी होता है। बोला हाँ, एनुअल एग्रीगेट टर्नओवर, एनुअल एग्रीगेट टर्नओवर मोर देन 5 करोड़। अब कई लोग तुमको बोलेंगे 10 करोड़, कई लोग बोलेंगे 10 करोड़, कई लोग क्या बोलेंगे 10 करोड़, नहीं नहीं 10 करोड़ है। आप बोलेंगे नहीं बेटा, अगर 2023 में डिपार्टमेंट ने लिमिट चेंज कर दी, नवंबर वाले जो एग्जाम दे तो उनके लिए 10 करोड़ था, अब जो मई में एग्जाम देंगे, नवंबर में, अगला नवंबर में एग्जाम देंगे, उनके लिए कितना हो गया 5 करोड़। ठीक है ना, एनुअल एग्रीगेट टर्नओवर इन एनी preceding financial year, any preceding financial year from 2017-18। मतलब देखो कैसे फंसाया है तुम लोग को, तुम लोग को फंसा दिया। लैंग्वेज पकड़ो, बोला क्या बोला, बोला एनुअल टर्नओवर आपका क्या होना चाहिए, एटीओ क्या होना चाहिए 5 करोड़ इन एनी प्रीसीडिंग फाइनेंशियल, जब से जीएसटी आया आज, जैसे अब मैं क्या 23-24 में, फाइनेंशियल है 23-24 में, तो मैं कहा हूं फिनेंशियल 23-24 में हूं, ठीक है। और मेरे पिछले 17-18 में जीएसटी आया, तो पिछले 17-18 से किसी भी साल अगर मेरा 5 करोड़ के ऊपर गया तो मैं अब क्या करूंगा, ई इनवॉइस इशू करूंगा। समझ गए, मतलब कोई भी 17-18 जब से जीएसटी आया, किसी भी साल तो 5 करोड़ के ऊपर है तो अब तो चलेगा। पहले जब शुरू में आया था ना, ये जब फर्स्ट आया था तो ये 50 करोड़ था, फिर आया 20 करोड़, फिर आया 10 करोड़, अब सीधा कर दिया 5 करोड़। हो सकता है थोड़ा दिन बाद बोले सबको करो ये इनवॉइस। तो इस केस में अब कंपलसरी हो गया है। बताओ क्या कर लोगे, तो कुछ करने का ही नहीं है। याद रख लेना, आएगा एग्जाम के लिए, पहले से बता देता हूं, इसको 5 स्टार कर लो, एग्जाम में पूछेगा ही पूछेगा इनवॉइस का लिमिट, पहले से 5 स्टार कर लो। अब बहुत मैं तो बोल ही रहा, सब धीरे धीरे सब ही आ जाएंगे। नेक्स्ट, एक सेकंड रुको, एक सेकंड रुकना है। कंटेंट पता चली गया, मैनर ऑफ इशूइंग इनवॉइस पता चली गया, बिल ऑफ सप्लाई रिसीव रिफंड पेमेंट वाउचर पेमेंट, ये करते हैं। इनवॉइस टाइम लिमिट ऑफ इशूइंग इनवॉइस, रूल 47, टाइम लिमिट ऑफ इशू इनवॉइस, टाइम लिमिट ऑफ इशू इनवॉइस। ये है सेक्शन 31 सबसेक्शन 1, ये सेक्शन 31 सबसेक्शन 2। यहाँ पे गुड्स के बारे में मैं तुम्हें बताऊंगा, यहाँ सर्विसेज के बारे में मैं तुमको बताऊंगा। चलो मैं सबसे पहले सर्विसेज के लिए, अगर आप सर्विस यूज कर रहे हो तो इनवॉइस मस्ट बी रेज, इनवॉइस मस्ट बी इशूड within 30 days, within 30 days in case of banking and
इंश्योरेंस 45 days from date of completion of service। जैसे मैं सर्विस खत्म करूंगा उसके 30 दिन के भीतर मुझे क्या करना पड़ेगा, इनवॉइस रेज कर देना पड़ेगा। बैंकिंग उनके लिए 45 है, इन जनरल 30 दिन है। 30 दिन के भीतर पहले करना, पहले भी कर दो। डेट ऑफ कंप्लीशन ऑफ सर्विसेज, इसे कहते हैं DOCS। क्या कहते हैं इसको? DOCS, डेट ऑफ कंप्लीशन ऑफ सर्विस के 30 दिन के भीतर आप कर दो। गुड्स के केस में ऑन और बिफोर रिमूवल। रिमूवल जैसे तुम दुकान में गए, हाँ मैं सब अभी से पढ़ा, मैंने कहा इंट्रोडक्शन में पूरा GST खत्म कर दूंगा। ठीक, ऑन और बिफोर रिमूवल, ध्यान से सुनना कि अगर मैं गया मैं दुकानदार हूं, मेरे पास अदिति आई, बोले कैलकुलेटर कितने का? मैंने कहा मैडम 500 का। ठीक है दे दीजिए। मैंने अदिति को कैलकुलेटर दे दिया, रिमूव हुआ ना? रिमूव हो रहा है ना, मेरी दुकान से सामान अदिति के पास जा रहा है, रिमूव हो रहा है। ऑन और बिफोर रिमूवल, तो रिमूव करने के पहले ही तो मैं इनवॉइस इश्यू करूंगा ना, कोई भी दुकानदार तो ऐसे ही करेगा। ऑन और बिफोर रिमूवल, उसके बाद क्या होगा? ऑन और बिफोर रिमूवल, या फिर ऑन और बिफोर डिलीवरी, डिलीवरी के पहले। ठीक है सर, कोई बात नहीं। ये 2 डेट क्यों है? ये रूल तब आता है जब गुड्स का मूवमेंट होता है। जैसे मैंने अदिति को कैलकुलेटर बेचा तो गुड्स का मूवमेंट हुआ ना, तो रिमूवल। ये डिलीवरी वर्ड तब आता है जब नो मूवमेंट होता है। बोले ये क्या है सर? मान लो मुझे सुरजीत ने कहा कि सर मुझे एक प्लांट एंड मशीनरी चाहिए। मैंने देखा, साइट पे गया, मैंने कहा यार प्लांट उसी तो बोल रहे हो तो बहुत बड़ा है। तो मैंने क्या किया, तुम्हारी साइट पे सामान ला के असेंबल करना चालू कर दिया, और फिर पूरी मशीन बन गई। मैंने कहा रेडी है, तो रेडी है मतलब डिलीवरी है। तो उस केस में मूवमेंट नहीं हुआ ना, मैं तो तुम्हारे प्रीमाइसेस में क्या कर रहा हूँ, रेडी कर रहा हूँ। तो दैट इज कॉल्ड, तब उस केस में डिलीवरी को देखते हैं। ऑन और बिफोर रिमूवल, ऑन और बिफोर डिलीवरी, ये 31(1) और 31(2) का पॉइंट है। ये 2 सेक्शन आपके दिमाग में चलने चाहिए कि इनवॉइस का रेस कब होता है। इनवॉइस इनवॉइस इनवॉइस, ठीक है सर? ठीक है, पूरी बात खत्म। और कुछ पूछना है? ये सबसे इंपॉर्टेंट डेट है, याद रखना, ये सबसे इंपॉर्टेंट डेट है। मैंने ऐसा क्यों किया पता है? पता है, जब मैं संजीवनी लास्ट बैच पढ़ा रहा था तो मुझे लगा संजीवनी में जो मैं पढ़ा रहा हूँ, मैं अगर बच्चों को इंट्रोडक्शन में अगर पूरा पढ़ा दूं संजीवनी के हिसाब से इंट्रोडक्शन में, तो मेरा काम भी आधा हो जाएगा, बच्चों को भी समझ में आएगा, और बच्चा एक चीज को 5 बार पढ़ चुका रहेगा। क्योंकि रामबाण में तो पूरा DT फिर से रिकवर हो जाता है। यस बेटा, मैं इसलिए कहता हूँ आईडीटी को बेस मत बनाओ, DT को अपना स्ट्रेंथ पॉइंट बनाओ। आईडीटी तो ऐसे ही होगा, आईडीटी का टेंशन ही नहीं है। DT को अपना स्ट्रेंथ बनाओ कि वहां पे 35 नंबर 40 नंबर स्कोर कर लिए, तो यहाँ तो 30 आंख बंद करके आएगा, हो गया ना नंबर। ऑन बिफोर डिलीवरी, कुणाल मैंने कहा ना बेटा, जैसे कुणाल तुमने मुझे फोन किया, बोला सर मुझे एक मशीन दीजिए, तो जो मशीन तुमने बोली मुझे, वो मशीन थोड़ी सी मान लो हेवी है, तो मैंने क्या किया, पार्ट्स खरीद खरीद के तुम्हारे ही फैक्ट्री प्रीमाइसेस में असेंबल करना चालू कर दिया, तुम्हारे प्रीमाइसेस में। फिर असेंबल करके मैंने मशीन बना दी और तुमको रेडी है। तो उस जब मैंने मशीन बनाई तुम्हारे प्रीमाइसेस में बनाई, तो उसमें क्या मूवमेंट ऑफ द गुड्स हुआ, मेरे जगह से तुम्हारी जगह गया? नहीं, उसे कहते हैं डिलीवरी। जैसे ही मशीन कंप्लीट करके मैं तुमको दो, डिलीवरी हो गई। और जब मैं मूवमेंट की बात करता हूं तो जैसे दुकानदार सामान को बेचता है,
हाँ, असेंबल होता है। अच्छा दादा, इसी हद के क्वेश्चन सी और सी एस दोनों में टैक्स लगभग सेम होता है? कुछ नहीं होता, सेम ही होता है बेटा, सब कुछ सेम होता है। पब्लिक ने एक परसेप्शन बना दिया लोगों ने, सीए का टैक्स अलग, सीएस का टैक्स अलग, सीएमए का टैक्स अलग। मुझे तो आज तक ये नहीं समझ में आया कि क्या रेट चेंज हो जाती है, प्रोविजन चेंज हो जाते हैं? नहीं, सब कुछ तो सेम रहता है। हाँ, जैसे सीएमए में क्या होता है, कस्टम एक अलग टॉपिक आ जाता है। कुल मिला के 8 या 10 सेक्शन ऐसे हैं डीटी में जो सीएमए में है, बीपी के 2-3 सेक्शन एक्स्ट्रा है, नहीं रिलेवेंट नहीं पड़ा है। जहां तक जीएसटी की बात है, सीएमए में जीएसटी में एक टॉपिक इस बार सीए ने बढ़ा दिया, प्लेस ऑफ सप्लाई। तो कई जगह ऐसी चीजें आती है जहां पे लोगों को लगता है सब सीए सीए में ये सब दिमाग में सेट कर दिया है लोगों ने, ऐसा कुछ है। उस चक्कर में क्या होता है, जब बच्चा सीएमए के नजरिए से पढ़ना चालू करता है उसको लगता है अच्छा ये इतना लेवल हो गया, ना ना ये सीए वालों का होगा। और वो क्या करता है, कई हाईली हाईली प्रोडक्टिव चीजों को मिस करता है, नहीं नहीं ये तो यार सीए का लेवल का उसके दिमाग में डाल दिया गया है। पर अगर कोई लड़का नॉर्मल टैक्स पढ़ रहा है विदाउट थिंकिंग ये सीए सीए में सीएस भगवान मालिक है, और वो अगर टैक्स का पेपर देने जाए, आग लगाते हो। बहुत स्टेप मार्किंग होती है सुबह। हो गया, ये याद रहेगा? बोल हाँ सर ये याद रहेगा, ये याद रहेगा, बोलो याद रहेगा। पता है, बड़ी इंटरेस्टिंग चीज बता देता हूं तुमको याद रखने के लिए। ये 31 की सीरीज है, ओके। ये सेक्शन 31 सबसेक्शन 3 है, जैसे ऊपर में था 31 1 2 3, ओके। और 3 में 31 3 1 2 3 4 5 एंड 6, ये रिवाइज इन वॉइस की बात करता है। रिवाइज इन वॉइस की बात करता है। अच्छा, ये कहता है, ये और ये बड़ा इंटरेस्टिंग है इन दोनों का रूल। दोनों ही केस में कहा गया है कि अगर जो सप्लाई है, होता है ना कभी कभी कि आपने सप्लाई की है, बोलो ओके, सप्लाई जो है वो लेस देन 200 की है, 200 रुपए से कम की सप्लाई। कुणाल मेरे पास आया, कुणाल मेरे पास आया और बोला कि सर सामान दीजिए। मैंने जो सामान दिया 150 रुपए का था, लेस देन 200 का है, ठीक है। सप्लाई कितने की है? अगर सप्लाई लेस देन 200 की है, पहला कंडीशन। बी, और कुणाल जो है रिसिपिएंट इज अनरजिस्टर्ड, रिसिपिएंट कौन? अनरजिस्टर्ड, बेसिकली अनरजिस्टर्ड होंगे। अगर मैं सप्लायर और मैं जो सप्लाई कर रहा हूं 200 रुपए से कम की सप्लाई कर रहा हूं, बोला अच्छा, और रिसिपिएंट अनरजिस्टर्ड, माने कुणाल अनरजिस्टर्ड है, ठीक है ना। एंड रिसिपिएंट को मैंने पूछा इनवॉइस चाहिए, एंड उसने कहा नहीं चाहिए। डज नॉट, उसने बोला नहीं 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 चाहिए, नहीं नहीं चाहिए। डज नॉट रिक्वायर इट सच इनवॉइस, उसको इनवॉइस नहीं चाहिए। तो ऐसे केसेस में क्या करूंगा? नो सेपरेट इनवॉइस, उसको मैं कोई सेपरेट इनवॉइस इशू नहीं करूंगा कुणाल को, ठीक है लेके चले जाओ। बट मैं कंसोलिडेटेड इनवॉइस इशू करूंगा, कंसोलिडेटेड इनवॉइस एट द एंड ऑफ द डे। समझ गए? सेम
केस वही सेम सेम टू सेम यहां पे भी है। क्यों मैं कंसोलिडेट, देख बेटा अब तो जीएसटी सब कुछ बहुत प्रॉपर है। मैंने 100 चिप्स का पैकेट खरीदा, 100 चिप्स का पैकेट खरीदा, 100 चिप्स के पैकेट बिक रहे, कोई 10 का कोई 20 का, इनवॉइस तो रेज नहीं कर रहा हूं, पर मेरे स्टॉक से तो वो सामान निकल रहा है एक एक करके, सेल तो दिख नहीं रही है। सेल अगर नहीं दिखे, मान लो एक दिन में 20 चिप्स के पैकेट बिके, मैंने तो इनवॉइस रेज नहीं किए, इनवॉइस रेज नहीं किया तो आया नहीं, पर मेरा स्टॉक से तो 20 निकल गया, उसको कैसे वैलिडेट करोगे? तो तुम मैं दिन के एंड में कंसोलिडेटेड टैक्स इनवॉइस एक बार, इतना स्टॉक इतना वैल्यू पोर्टल पे डाल देना, तो आपका स्टॉक मैच हो गया ना। तो ये 200 रुपया के नीचे का है, छोड़ो उसको, इग्नोर मारो। सेम बिल ऑफ सप्लाई के लिए ओके, ये 4 किसके लिए? रिसिप्ट वाउचर है यहाँ पे। ये किसके लिए? रिफंड वाउचर। अब आपके दिमाग में आएगा रिसिप्ट वाउचर क्या हुआ, बता देता हूं। ये तो तुम बोलोगे बताया नहीं, ये बता देता हूं। ये सप्लायर है, ये रिसिपेंट है, इससे बोला ये सामान दे दो, मैंने कहा ठीक है मैं डिलीवरी तो दे दूंगा, तो एडवांस दे दो। ठीक है ना? ये क्या देगा? एडवांस देगा। लो एडवांस, तो मैं इसको क्या दूंगा? रिसीव वाउचर, खत्म हो गया कि मुझे पैसे मिले। अब रिफंड वाउचर क्या हो गया? सामने वाला डिलीवरी ना दे, बोला सामान नहीं है, एक दिन थक के मैंने बोला भाई दे यार, तो पैसा दे, तो मेरा वापस वापस पैसा दे। ये सप्लायर है, ये रिसिपेंट है, इसने मुझे एडवांस दिया, बोला सर दिया, ठीक, एडवांस दिया, बोला दिया, बाद में डिलीवरी नहीं दी, इसने मुझे एडवांस दिया था, बोला हाँ दिया था, बोला दिया था कोई टेंशन नहीं है, पर मैं इसको सप्लाई नहीं कर सका, बोला यार सामान ही नहीं मिला, सप्लाई नहीं किया, तो सामने वाले को मैं क्या करूंगा? सामने वाले को क्या करूंगा? पैसा वापस करूंगा, तो रिफंड वाउचर भी बना के दूंगा। क्या अंकित दादा फिर टीम को नहीं समझा, तुम्हारी लैंग्वेज नहीं समझा। याद रखना एक क्वेश्चन आता है कंसोलिडेटेड इनवॉइस, यही है कंसोलिडेटेड इनवॉइस। अब पता पत्तन से कैसा लग रहा है इनवॉइस चैप्टर? इनवॉइस बेसिकली क्या पढ़ते हैं, इतने दिन में इशू है, इतने दिन में इशू है, कौन दिमाग लगाता है? ये पेमेंट वाउचर रूल ये है ना, तो वो भी इंट्रोडक्शन में। ओके, रिवाइज इनवॉइस बता दूं? चल, तुम बोल रही हो तो बता देता, मेरा मन नहीं था रिवाइज इनवॉइस बताने का, फिर भी बता। ये सप्लायर है, नहीं नहीं, ये अंकित है, ठीक है, अंकित लाइबल फॉर रजिस्ट्रेशन हुआ
5 जुलाई 2023 इस बंदे ने एप्लीकेशन किया, इस बंदे ने एप्लीकेशन किया 24 जुलाई 2023। ठीक है, ध्यान से देखना। ठीक, एप्लीकेबल फॉर रजिस्ट्रेशन एप्लीकेशन, ग्रांट हो गया, ग्रांट ऑफ रजिस्ट्रेशन हुआ 30 जुलाई 2023 को। तो मुझे ये बताओ इफेक्टिव डेट कब हुई? इफेक्टिव डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन बताओ मुझे। इफेक्टिव डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन बताओ। हाँ सब भाई, इफेक्टिव डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन 30 दिन में एप्लीकेशन हो गया। कल भी बताया था वंदना, तुम्हारा गलत है, विद इन 30 डेज में हुआ है। यस, तो अगर 30 दिन में हो तो किस दिन से लेते हैं? जिस दिन से ग्रांट होता नहीं है, जिस दिन से लाइबल होते हैं। ये कल ही बताया था निकुंज। अगर 30 दिन के भीतर एप्लीकेशन कर देते हो, भूल गए, इतना जल्दी भूल जाओगे तो कैसे होगा? देखो, एप्लीकेशन अगर 30 दिन के भीतर करते हो, इफेक्टिव डेट कब से होगी? जिस दिन से लाइबल हो। 30 दिन में नहीं करते हो तो कब से होगी? जिस दिन से ग्रांट होगा। यहाँ तो 30 दिन के भीतर कर दिया ना, 30 दिन के भीतर कर दिया। इफेक्टिव डेट क्या हो गई सर? इफेक्टिव डेट हो गई 5 जुलाई। अब ध्यान से सोचना, 5 जुलाई से यहां से लेके यहां तक आपने सप्लाई की होगी, की होगी ना? हाँ सर, सप्लाई तो की है। 5 तारीख से लेके ग्रांट तक जब मैंने सप्लाई तो की है, पर क्या मैंने टैक्स इनवॉइस रेज किया होगा? ना सर, औकात ही नहीं मेरी, मैं रजिस्टर्ड नहीं हुआ तो कैसे करो? तो 5 जुलाई 2023 से लेके 30 जुलाई 2023 का मैं इशू करूंगा रिवाइज टैक्स इनवॉइस। खत्म, हो गया, खत्म। क्या इशू करूंगा? कब से लेके जिस दिन से ग्रांट हुआ, जिस दिन से लाइबल थे ग्रांट, इसके बीच में तो मैंने कुछ किया नहीं होगा, उसी को कहते हैं रिवाइज। और उस इसके कारण मुझे आईटीसी का भी बेनिफिट मिलेगा। कौन चिल्ला रहा था रिवाइज रिवाइज रिवाइज? लो, खत्म हो गया रिवाइज। रिवाइज 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 रिवाइज। हाँ बेटा, रिवाइज। तो 31 रिवाइज इनवॉइस। 32 क्या बोलता है? अगर मैंने सप्लाई की है 200 रुपए से कम, किसको की मैंने? हाँ ठीक है, ठीक है ना? हाँ, इसको लिखेगा, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है बेटे। दिस इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट। यहाँ से बहुत क्वेश्चन बन सकते हैं। 31 सबसेक्शन 3 क्लॉज 1, बहुत क्वेश्चन बन सकते हैं यहाँ से।
हाँ रेट्रोस्पेक्ट लगेगा, रेट्रोस्पेक्टिव हो गया ना बेटा 5 जुलाई से लेके, क्योंकि आपका ग्रांट हुआ तो रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट तो ऐसे ही आ गया ना कुणाल। चलो अब ध्यान से देखें, तो 31 सेक्शन ये था। 32 कहता है कि ओनली अनरजिस्टर्ड पर्सन कैन नॉट कलेक्ट जीएसटी। 33 कहता है रजिस्टर्ड पर्सन कैन कलेक्ट जीएसटी एज पर द लॉ। फिर सेक्शन 30 क्या आता है, सेक्शन 34(1)(2) एंड 34(3)(4). 1(2) है क्रेडिट नोट और ये है डेबिट नोट। मैं इसका सबसे अच्छा एग्जांपल देता हूं, इसका सबसे अच्छा एग्जांपल देता हूं, ठीक है ना। इसका सबसे अच्छा एग्जांपल देता हूं। अभी पांडा, अभी पांडा को मंगलवार को शादी में जाना है, पांडा को मंगलवार को शादी में जाना है और क्लोज दोस्त की शादी है। पांडा ने देखा शादी में जाना, बहुत लोग आएंगे। पांडा सोमवार को पहुंच गया शॉपर स्टॉप, जाके देखा जाड़ा का टाइम, तो ब्लेजर देखा, ब्लेजर उजर देखा, ब्लेजर देखा, ब्लेजर देखा, ब्लेजर एक पसंद आ गया, फिट उठा गया, जाके खरीद लिया 5,000 रुपए का ब्लेजर। ठीक, उसके बाद पांडा उस ब्लेजर को पहन के, टैग को भीतर करके उसी ब्लेजर को पहन के पहुंच गया कहा, शादी में। संभाल के एकदम मस्त होके, दाग बिना लगाए, शादी में मस्त होके यूज किया, सब देखो का ब्लेजर है भैया। उसके बाद आके नेक्स्ट दिन पहुंच गया शॉपर स्टॉप, सर ये ब्लेजर ना यहाँ से बहुत प्रॉब्लम कर रहा है सर, मुझे रिटर्न चाहिए। उससे सामान वामान देखा, सब ठीक था, उसने तुमको बोला ठीक है, पर वो तुम्हें पैसे नहीं देगा, वो तुम्हें क्या देगा, एक क्रेडिट नोट दे देगा कि अगला परचेज में आप एडजस्ट कर ली, वही है क्रेडिट नोट। समझ में आ गया, ठीक। या फिर मैंने वंदना के घर सप्लाई की 10 यूनिट, 10 यूनिट कुछ एक प्रोडक्ट की। वंदू के घर जब तक पहुंचा, पता चला वंदू ने बोला मैं तो 7 यूनिट आई, आप 10 क्यों भेजे। अच्छा गलती हो गई, तो मैं क्या करता हूं, 3 यूनिट का क्रेडिट नोट इशू कर देता हूं। या 10 भेजा मैंने अदिति के घर, उसने 6 रिटर्न कर दिए, इनवॉइस तो 10 का बन चुका है, तो मैं 4 का क्रेडिट नोट इशू कर दूंगा। दैट इज कॉल्ड क्रेडिट नोट, खत्म हो गया। या फिर देखो 3 सिचुएशन है। सिचुएशन ए, ढंग से देखना, जो मैंने टैक्स इनवॉइस रेज किया, मैंने मान लो कुणाल को एक टैक्स इनवॉइस रेज किया, जो टैक्स इनवॉइस में जो वैल्यू है, टैक्स इनवॉइस में एक वैल्यू है, तो मैंने 10,000 का वैल्यू बनाया, वो वैल्यू रियल में, रियल वैल्यू में टैक्सेबल वैल्यू, जो टैक्स इनवॉइस में जो वैल्यू है, ठीक है ना, मोर देन वैल्यू ऑफ सप्लाई। समझ में आया। या फिर टैक्स इनवॉइस में जो मैंने टैक्स लगाया है वो मोर देन टैक्स ऑन सच सप्लाई है। मतलब समझ में आया। मैंने ये कैलकुलेटर तुमको बेचा 10,000 में, पर कैलकुलेटर की कीमत है 8,000, गलती से मैंने ले लिया 10,000, तो 10 लिया तो टैक्स भी तो 10 पे लगाया होगा ना। तुम्हारे ये क्या किया सर, आप बोले थे 8,000, 10,000 का बिल बना रहे यार, बिल बन गया, अच्छा ठीक है, तुम एक काम करो, 2,000 रुपया मैंने तुमसे ज्यादा लिया, उसके ऊपर टैक्स 200 रुपया ज्यादा लिया, 2,200 का तुम्हें इनवॉइस ले लो, क्रेडिट नोट ले लो। तांसी बहुत बार रिपीट कराते, क्या रिपीट करना है इसमें। टैक्स इनवॉइस, टैक्स इनवॉइस यानी कि जो वैल्यू मैं चार्ज कर रहा हूं, मैंने तुमको इशू किया इनवॉइस 10,000 का, पर वैल्यू ऑफ द गुड्स कितना था 8,000, ज्यादा ले लिया मैंने 2,000, मैं तुमको क्रेडिट नोट इशू करूंगा, तो डेफिनेटली टैक्स भी ज्यादा लिया होगा, उस टैक्स के लिए क्रेडिट नोट इशू करूंगा। ये तो तुम जानते हो। बोलो रितांशी क्या करूं, बता बेटा।
बी बी अगर मैंने गुड्स सप्लाइड किया नारायण के घर, कितना यूनिट? 10। उसमें से 4 नारायण ने रिटर्न कर दिया, रिटर्न बाय द रिसिपेंट। रिसिपेंट ने गुड्स सप्लाई जो के रिटर्न कर दिया, तो लॉजिक की बात है, 4 जो रिटर्न का उसका मैं क्रेडिट नोट दे दूंगा, अगला सप्लाई में तो एडजस्ट कर लेना। हाँ सर, ये तो कॉमन सेंस की बात है। वेयर गुड्स और सर्विसेज सप्लाइड आर फाउंड टू बी डिफिशियंट। इसका मतलब मैंने सप्लाई की 10 और बायर ने कहा नहीं 10 नहीं आया, मेरे घर में तो 5 ही आया है, तो मैं सामने वाले को क्या बोलूंगा? लड़ाई करूंगा क्या उससे? ना ना, लड़ाई करने का कोई मतलब ही नहीं है। मैं उसको बोलूंगा अच्छा कोई बात नहीं है, मैं आपको एक क्रेडिट नोट इशू कर दे रहा हूं। ये क्रेडिट नोट क्या भूलोगे आज के बाद? क्रेडिट नोट दिल से बोलो, क्या आज के बाद मैं पढ़ाऊं नहीं पढ़ाऊं कोई फर्क पड़ता है? कोई फर्क पड़ता है? नहीं, कोई फर्क नहीं पड़ता है। 3 सिचुएशन में क्रेडिट नोटिस होता है, या तो जो सप्लाई किया वो रिटर्न आ गया, जो सप्लाई किया वो डेफिशिएंट है, या जो वैल्यू चार्ज किया वो ज्यादा है। तो डेबिट नोट ठीक उल्टा होगा, डेबिट नोट ठीक उल्टा होगा ना? क्या होगा? डेबिट नोट ठीक उल्टा होगा क्या? हाँ सर, उल्टा होगा। जो टैक्सेबल वैल्यू जो मैंने लिया, जो मैंने इनवॉइस रेज किया, टैक्सेबल वैल्यू इन इनवॉइस, टैक्सेबल वैल्यू इन इनवॉइस is less than taxable value of supply, taxable value of supply। या फिर टैक्स चार्ज इन इनवॉइस, जो मैंने टैक्स चार्ज किया इज लेस देन क्या? टैक्स पेबल, टैक्स पेबल इन रिस्पेक्ट ऑफ सप्लाई। यानी कि जो सामान होना चाहिए था 10,000 का, मैंने इशू कर दिया 8,000 में, तो 2,000 मुझे बाद में पता चला, तो मैं क्या करूंगा? एक डेबिट नोट इशू करूंगा। इसलिए डेबिट नोट को क्या कहते हैं पता है? जैसे खाना घर से नहीं खा के जाते हो कभी कभी, तो डॉक्टर कहता है ना कम खाना खाते हो, सप्लीमेंट्री लिया करो, सप्लीमेंट्री फूड। इसे सप्लीमेंट्री इनवॉइस भी कहते हैं। बोलो बोलो, कुछ तो बोलो। हो गया खत्म। सर्विस अभी जो मैं दे रहा हूँ सर्विस ही तो है, जो तुमको कुणाल अभी मैं दे रहा हूँ सर्विस ही तो है। हर टीचर जो पढ़ा रहा है सर्विस ही तो दे रहा है। वाइस वर्सा क्रेडिट नोट। तो अब आप देख लीजिए, ये था हमारा इंट्रोडक्शन, बड़ा छोटा इंट्रोडक्शन था। कितने पेज हो गए इंट्रोडक्शन के? अब हर वर्ड तुम्हें समझ में आ रहा होगा। रजिस्ट्रेशन वाला वर्ड ये देखो मैंने लिखा है ना, टैक्स इनवॉइस एंड बिल ऑफ सप्लाई 31 1 2 3 4 5 6 7 ओनली रजिस्टर्ड पर्सन once GST paid must be indicated, डेबिट नोट एंड क्रेडिट नोट। बाकी ये जो पॉइंट है, अब आप जो नंबर्स हैं डेली याद रखना। मैंने सारा का सारा GSTN नंबर लिखा दिया है, जितना जल्दी याद रखोगे उतना आपकी जिंदगी के लिए अच्छा होगा।
आपकी जिंदगी डेली याद क्या करो। जीएसटीआर 1 37, जीएसटीआर 1 32, जीएसटीआर 2 33, 39, जीएसटीआर 3 भी सेक्शन 40, पहला रिटर्न 41, 42, 43 छोड़ दो 44, एनुअल रिटर्न जीएसटीआर 9A 9B 9C, उसके बाद फाइनल रिटर्न जीएसटीआर 10, जीएसटीआर 11 में यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर, जीएसटीआर 4 किसके लिए, कंपोजिशन वालों के लिए, 5 किसके लिए, एनआरटीपी के लिए, 6 किसके लिए, आईएसडी के लिए, 5 किसके लिए, ओआईडीआर के लिए, 7 किसके लिए, टीडीएस वालों के लिए, 8 किसके लिए, टीसीएस वालों के लिए। 30 पेज हो गए। 30 पेज 300 पेज के बराबर है। ये 30 पेज जो है ना 300 पेज के बराबर हो गए आपके, याद रखियो। थर्टी वन थ्री लिख लो बेटा आदित्य। 31 3 का 0.6 आरसीएम को लेके है, हर चीज का मैंने कुछ लिखा नहीं उसको, सब याद हो जाएगा तुम लोग को, मेरे से अच्छा याद होगा। मेरे जैसा तो याद करके क्या करोगे, मेरे से अच्छा याद होगा। भरोसा करो। ठीक है पंडा। चलो, अब आपको जीएसटी के बारे में बता दिया था। जीएसटी अब कंटिन्यूअसली होगी आफ्टर बीपी। नेक्स्ट वीक के जीएसटी का एक भी सेशन नहीं लूंगा, रिवीजन करते रहना। जितना रिवीजन करोगे समझ लेना, उतना जितना रिवीजन करोगे समझ लेना जीएसटी उतना ही कंट्रोल में आएगा। क्योंकि ये मान लेना जितना मैंने यहाँ लिखा है, एवरीथिंग विल कवर नियरली 500 पेजेस। तो आपको ध्यान रखना है कि यही पढ़ना है हमको, ठीक। अब बीपी कल सीजी खत्म होगा, जिन लोगों को भी करना हो बीपी लाइव कर लेना दोस्त, आके लाइव कर लेना, ठीक है। लास्ट टॉपिक है डीटी का, बीपी खत्म होगा और उसके बाद में जीएसटी रेगुलर लूंगा नेक्स्ट वीक से, ठीक है। और जो सीजी अगर कोई मिस किया ना लाइव में, उसने बहुत बड़ी गलती कर दी। सीजी की एक बहुत बड़ी गलती कर दी।